दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप सभी का एकाग्रता में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम कर रहे थे पॉलिटी, और पॉलिटी का आज है सेकंड लेक्चर। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हम कर रहे हैं यूपीएससी, स्पेशली उनको जो कि नए आए हैं। हम कर रहे हैं यूपीएससी कंप्लीट जीएस पेपर्स, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी जीएस 1 कंप्लीट करवा चुका है और हम कर रहे हैं जीएस 2 के अंदर हमने इससे पहले गवर्नेंस कंप्लीट करवा दिया है। सेकंड है हमारा सोशल जस्टिस, जो कि वो भी कंप्लीट करवा चुका है। अब थर्ड था हमारा पॉलिटी, और ये है पॉलिटी का हमारा सेकंड लेक्चर। और सेकंड लेक्चर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट और लोकल गवर्नेंस, जो कि हमारी पंचायती राज या फिर म्यूनिसिपैलिटी वगैरह ये सब पढ़ने वाले। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर प्रेसिडेंट के साथ। तो देखो, प्रेसिडेंट के क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक्स पे आए हैं और कोशिश करेंगे कि हम प्रेसिडेंट को हॉलिस्टिकली कवर करें। जो पास्ट ईयर क्वेश्चन के अंदर नहीं भी आए हैं, उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम एड्रेस करें। जैसे कि जो न्यूज़ में जो रहता है वो ये, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। और दूसरा किससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है? कम्यूटिंग डेथ सेंटेंस के से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, राइट। और थर्ड जो है हमारा, हम ये क्वेश्चन तो नहीं आया बट आ सकता है, तो इसलिए हमने दे दिया है कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होती हैं। और क्या है हमारा? वीटो पावर्स। तो सारी सारी पावर लिख दी। और कि एक और चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है हमारा? अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले कि व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर कि प्रेसिडेंट इज़ अ रबर स्टैम्प और नॉट अ रबर स्टैम्प, मतलब कि प्रेसिडेंट का काम केवल दिखाने के लिए होता है या फिर उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स भी होती हैं, ठीक है, डिस्क्रिशन भी होते हैं कि उसके पास कुछ। तो थोड़ी बहुत वो पॉइंट देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और जितने भी मुझे लगता है पोटेंशियल क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने करवा दिए हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और लग रहा हो कि आपने कहीं टेस्ट सीरीज़ में पढ़ा हो या कुछ भी, तो आप इसके अंदर ऐड ऑन भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द फाइनेंशियल इमरजेंसी बी प्रोक्लेम्ड। पहला पार्ट पूछ रहा है कि किन सर्कमस्टांसेस के अंदर फाइनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड की जाती है, लगाई जाती है, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला पार्ट ये हो गया, ठीक है। तो हमने पढ़े थे जितनी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब हमने पढ़ी थी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जितनी भी नेशनल इमरजेंसी पढ़ी थी उसमें से हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी भी पढ़ी थी। उनके जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, राइट। व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज फॉलोड व्हेन सच डिक्लेरेशन रिमेन्स इन अ फोर्स। तो क्या क्या, तो जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो हमने ये भी पता देखा था कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो उसके बाद में जो आउटकम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, हमने वो भी पढ़े थे। बस इसको एक नई तरीके से, एक ढंग से हमको एक आंसर फॉर्मेट में बेहतर तरीके से आपको फिट करके दे देना है। पढ़ा हमने सब कुछ है प्रीलिम्स के अंदर। तो देखते हैं कि सबसे पहले नॉर्मल इंट्रो लिखेंगे कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी इज़ रेयर एंड एक्सटर्नल मेजर, यानी कि बहुत रेयर होता है कि जब हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे। एम्ड एट एड्रेसिंग सीवियर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री, और ये तभी लगाई जाती है जब कंट्री के अंदर क्या हो? सीवियर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो, ठीक है, नॉर्मल है। और दूसरा चीज़, तो ये तो नॉर्मल इंट्रो हो गया। अब एक और लिख सकते हैं जो केवल केवल इस इमरजेंसी पे लागू होता है, मगर कोई से भी, मान लो यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी ना होकर कोई दूसरी इमरजेंसी लिखी होती, प्रेसिडेंट रूल लिखा होता है, कुछ भी और लिखा होता, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी इज टू सेव गार्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो ये कहीं ना कहीं हर एक में मैच हो जाता, ठीक है। चाहे क्वेश्चन किसी भी इमरजेंसी से आए, आप सिर्फ ये चीज़ लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से मैंने आपको इंट्रो दे दी कि जो इमरजेंसी जो प्रोक्लेमेशन होता है वो सेव गार्ड करती है हमारी सोवरेनिटी को, यूनिटी को प्रमोट करती है, इंटीग्रिटी को करती है, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री को करती है। समझ में आया? एक ये रहा और दूसरा ये रहा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट कैन बी प्रोक्लेम्ड। कौन कौन से हैं? जैसे आर्टिकल 360 इंपावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है, राइट। दूसरा क्या है हमारा? फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और क्रेडिट,
यानी कि, और ये कब लगाया जा सकता है, ठीक है, जब कोई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो या फिर कोई क्रेडिट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो। इफ़ एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और इट्स टेरिटरी इज थ्रेटन्ड, यानी कि कोई भी कंट्री या कंट्री का जो पार्ट है वो थ्रेटन्ड हो, तभी लगाया जा सकता है, ठीक है। जब आर्टिकल 360 हो, जब कोई इंस्टेबिलिटी या क्रेडिट से रिलेटेड दिक्कत हो, या फिर आर्मी इंडिया की टेरिटरी के अंदर किसी जगह दिक्कत हो, इट इज़ सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। ये होता है हमारा क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू इसके ऊपर लगता है। तो ये नॉर्मल पॉइंट हो गए कि हाँ क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जब इसको प्रोक्लेम किया जाए। दूसरा, कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन इट इज़ रिमेन्ड इन फोर्स, कि जब ये फोर्स में यानी कि जब ये लागू कर दिया जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी, मतलब क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिलेंगे। तो हमको सभी को पता है कि जब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो डायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा किस पे, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री पर हो जाएगा, यानी कि पूरा फाइनेंशियल कौन संभालने लग जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सैलरी की जो रिडक्शन हो जाएगी, सैलरी यानी कि सैलरी जो नॉर्मल जितनी मिलती थी अब वो थोड़ी कम कर दी जाएगी, चाहे वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। रिडक्शन इन द अलाउंसेस, अलाउंस के अंदर रिडक्शन कर दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज ही क्यों ना हो। लेजिस्लेटिव इम्प्लीकेशंस देखने को मिलेंगे, यानी कि जितने भी मनी बिल हैं या फिर फाइनेंशियल बिल पास होंगे किसी भी स्टेट के अंदर, ठीक है, या फिर हमारे या फिर नहीं कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल जो पास होंगे किसी भी स्टेट के अंदर वो क्या होंगे, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए जाएंगे। और क्या होगा, और होगा हमारा रिजर्वेशन ऑफ द मनी बिल, कि जो मनी बिल है वो रिजर्व करना पड़ेगा फॉर द किसका, स्टेट लेजिस्लेचर का, किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स से क्या हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि हाँ ऐसा कुछ कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन तो नहीं है, बट हाँ जो डीपीएसपी है कहीं ना कहीं वो एनफोर्स कर दिया जाएगा फंडामेंटल राइट्स पर, कहाँ पर, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। क्यों, यहाँ पर भी तो हो रहा है ना कि हाँ पैसा कम हो रहा है, पैसा रिडक्शन कर रहे हैं, इसलिए सेंट्रल में इम्पोज फर्दर रेस्ट्रिक्शन एज इट इज़ मेड डीम्ड नेसेसरी टू एंश्योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर कोई भी ऐसे रेस्ट्रिक्शन करने हों जो बहुत ज़रूरी हैं तो वो रेस्ट्रिक्शन किए जा सकते हैं। आर्टिकल 360 इंपावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ओवर फाइनेंशियल मैटर रिलेटेड टू द स्टेट, कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इंपावर करता है कि वो कोई भी फाइनेंशियल मैटर संभाल सकता है। प्रेसिडेंट की पावर क्या है, ये प्रेसिडेंट की पावर है कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको क्या करता है, रिस्टोर करने की पावर रखता है। मगर ये सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें पढ़ी हैं जैसे कि चाहे वो सैलरी का रिडक्शन हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल हो, या फिर जजेस की सैलरी को कम करना हो, या मनी बिल या फाइनेंशियल बिल के जो स्टेट गवर्नमेंट के जो मनी बिल और फाइनेंशियल बिल है सेंटर का उसके ऊपर कंट्रोल हो, लेजिस्लेटिव कंट्रोल हो, चाहे डीपीएसपी का प्रेसिडेंस होना किसके ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो ये सारी सारी चीज़ें क्या करता है, ये होती हैं, बट ये आज तक हुई नहीं है कि नो नॉट यूज ऑफ टिल डेट शोज रिफ्लेक्ट द कंट्री इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म। तो ये हमारे जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारी कंट्री के अंदर नहीं लगी, हमने प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वही है, घूम फिर के मतलब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए हाँ कॉन्सिक्वेंसेज हो, यानी कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इफेक्ट आएगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज, तो सारे वर्ड एक ही है, ठीक है, बस मतलब थोड़ा अलग है। इम्पैक्ट, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह हो गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कर लिया कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी तो वो कैसे लगती है, और दूसरा अगर लग गई है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज या उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा। तो हमने यहाँ पर तो देख लिया कि कुछ तो स्टेट पे आएगा, ठीक है, कुछ सैलरीज पे आएगा, और टीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स होंगे बस। नेक्स्ट जाते हैं इंस्टेंस ऑफ द प्रेसिडेंट डिले इन द कमिटिंग डेथ सेंटेंस, कि जो प्रेसिडेंट का जो डिले है डेथ सेंटेंस को कम्यूट करने का हैज़ कम अंडर द पब्लिक डिबेट एज डिनाइल ऑफ जस्टिस शुड देयर बी अ टाइम्स लिमिटेड स्पेसिफाई फॉर अ प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट रिजेक्ट सच पिटिशन एनालिसिस। तो देखो क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये है भाई साहब हमारे प्रेसिडेंट, और ये है कोई एक्यूज पर्सन, ठीक है, इसको हमारे सुप्रीम कोर्ट भाई साहब ने क्या दिया, डेथ सेंटेंस दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हमने बता दिया कि हाँ ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं और ये एक्यूज पर्सन है, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, डेथ सेंटेंस दे दिया है। नाउ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रेसिडेंट हैं जी, तो ये जो
हमें पता है कि ये सज़ा को कम्यूट कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट सज़ा को कम करने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या इसके ऊपर कोई समय सीमा रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक पब्लिक डिबेट का एक अहम मुद्दा है, ठीक है। ये भी एक डिबेट का मुद्दा है कि हाँ, कि अगर इसने एक याचिका डाली है कि हाँ भाई मेरी जो डेथ सेंटेंस मिली है मेरे को वो थोड़ी कम कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो कितना समय ले, कितना समय ना ले, कितना टाइम ले, कितना टाइम ना ले, कि उसकी डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दे, थोड़ा कम कर दे, ठीक है। तो ये एक डिबेट का मुद्दा, तो यही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। अब पहला क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया क्या क्या है क्वेश्चन। इंस्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट डिले इन द कम्यूट सेंटेंस, कि पहला पार्ट बोल रहा है कि प्रेसिडेंट का डिले करना कहीं ना कहीं डिनाइल ऑफ जस्टिस को शो करता है। पहली चीज़ ये आ गई, तो पहले पार्ट में आपको ये करना है। दूसरे पार्ट में क्या करना है कि एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, कि क्या एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर पिटीशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ठीक है। तो क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मगर हमको ये भी चीज़ पता है कि जब हम इसको इंट्रो में लिखेंगे, तो इंट्रो तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या लिखना है इंट्रो में। बहुत सिंपल इंट्रो था इसका, क्योंकि हमने तो पहले ही प्रीलिम्स के अंदर इसका आर्टिकल पढ़ा हुआ है। क्या है वो आर्टिकल 72 कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू ग्रांट पार्डन, सस्पेंशन, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस, कि वो डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर सकता है, राइट। तो आप, वैसे तो प्रीलिम्स का पार्ट है, तो मैं, आप मेरे को बताना कि क्या गवर्नर के पास पावर है डेथ सेंटेंस को कम्यूट करने की, ठीक है। ये ज़रूर बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे बताया बहुत सारे लोग यहाँ पर ज़रूर कन्फ्यूज़ होंगे, ठीक है। चलो, हाउ एवर देर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम लिमिट फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट मर्सी पिटिशन। पार्डन पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट एब्सोल्यूट बट अ गवर्नर्स बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमको पता है कि जो पार्डन पावर होती है प्रेसिडेंट की, वो किसके के थ्रू होती है, वो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करेगा, एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, तभी हो सकती है। ये हमको सभी को पता है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा क्वेश्चन को खत्म करने के बाद, राइट। पहला, तो पहला पार्ट आ जाता है हमारा, डिले ऑफ कम्यूटिंग डेथ सेंटेंस लीड टू डिनाइल ऑफ जस्टिस। जैसे कि शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डेथ सेंटेंस है वो डिले होती है बिकॉज ऑफ, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सज़ा के अंदर जो देरी होती है वो कहीं ना कहीं कम्यूटेशन की वजह से होती है, ठीक है, कम्यूटेशन की वजह से होती है। दूसरी चीज़, जो जो हमारी ये मेन टॉपिक है ना, मेन हेडलाइन है, ठीक है, इसको हमको दिखाना कि डिले ऑफ कम्यूटेशन की वजह से डिनाइल ऑफ जस्टिस हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला तो केस यही हो गया कि शत्रुघ्न सिन्हा के अंदर, जो शत्रुघ्न सिन्हा बोल रहा हूँ, शत्रुघ्न चौहान केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जो डिले होता है वो कहीं ना कहीं किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ कम्यूटेशन की वजह से होता है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर डिनाइल ऑफ जस्टिस क्यों है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न देखने को मिलता है। क्यों ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ जो जो एक्यूज है उसको कहीं ना कहीं मेंटल डिस्ट्रेस या फिर पेन, मतलब वो सहना पड़ता है, या काफ़ी टाइम तक लॉन्ग डिले की वजह से उसको दिक्कतें सामने करनी पड़ती हैं। डेथ रो फिनोमिना, अवेटिंग अ डिसीजन, मतलब डिसीजन के लिए वेट करना कि हाँ भाई कब उसको डेथ सेंटेंस दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये मेंटली डिस्टर्ब करने वाली चीज़ होती है। दूसरी, राइट टू स्पीडी जस्टिस। दूसरा, डिले इन डिसाइडिंग द मर्सी पिटिशन कुड इन्फ्रिंज अपॉन द राइट टू स्पीडी जस्टिस, कि जो कि डिले होना कम्पिटिशन के ऊपर कहीं ना कहीं ये राइट टू डिले इन द स्पीडी जस्टिस पे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठाता है और उसको क्या करता है, इन्फ्रिंज करता है। विच इज कंसिडर एज द आस्पेक्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कुछ और भी पॉइंट्स हैं कि टाइमली जस्टिस ना होना कहीं ना कहीं डिनाइल ऑफ जस्टिस को शो करता है। ह्यूमन राइट वायलेशन है, शत्रुघ्न के अंदर हमने बता ही दिया। दूसरा, एक तरह से क्या है, टॉर्चर है और पनिशमेंट की तरह काम करता है। दूसरा, इफिकेसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि प्रेसिडेंट की अकाउंटेबिलिटी है टू टेक केयर ऑफ देयर टाइमली डिसीजन। तो यहाँ पर इसके बारे में बोला गया है कि हाँ, ये इथिकल और अकाउंटेबिलिटी है किसकी, प्रेसिडेंट की, भाई, कि वो टाइमली जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो उसका अपना निर्णय दे दे। तो समझ में आ गया कि
कैसे कम्यूटेशन डिनाइल ऑफ जस्टिस देखा गया। क्यों देखा गया? क्योंकि उसको जो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न के ऊपर जो डिस्ट्रेस झेलना पड़ता है उसके लिए, स्पीडी जस्टिस के लिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगना, दैट मीन्स डिनाइल ऑफ जस्टिस। और आर्टिकल 21 के भी खिलाफ है कहीं ना कहीं। और क्या है? और हमारा कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन भी देखने को मिलता है। तो ये 4-5 पॉइंट है, आप इसको लिख सकते हो। दूसरा क्या है? नीड फॉर द लिमिट ऑफ कम्यूटेशन, कि हमको नीड ज़रूरी है कि हम उसके ऊपर टाइम लिमिट लगाएं। ठीक है, क्या है? क्योंकि पहली चीज़ इसलिए है क्योंकि विक्टिम साइकोलॉजिकल स्टेट के ऊपर से गुजर रहा होता है कि हाँ उसको डेथ सेंटेंस दी जाएगी नहीं दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है उसके ऊपर। अगर हम उसके ऊपर टाइम लिमिट रख देंगे, अगर हम उसको के ऊपर टाइम लिमिट रख देंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है प्रेसिडेंट की और उसका जो डिस्क्रिशन है वो कहीं ना कहीं इरोड होते हुए देखेगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर मान लो उन्होंने कम्यूटेशन जल्दी दे दिया, कि हाँ भाई अपना डिसीजन जल्दी दे दिया और उसको फांसी जल्दी होगी, ठीक है, ऐसे सिचुएशन के अंदर जो जो लंबा समय लगता है किसी भी पर्सन को डेथ सेंटेंस लाने में, और काफ़ी टाइम बाद पता चलता है कि हाँ भाई ये तो अ, निर्दोष था, तो ऐसी री एग्जामिनेशन के लिए भी एक तरह से जैसे फॉर मैंने बताया ना कि इफ़ न्यू एविडेंस और आर्ग्यूमेंट ब्रॉट इन द री एग्जामिनेशन, ठीक है, तो नई नई री एग्जामिनेशन या फिर एविडेंस देखने को मिलते हैं, अब पता चल जाए कि हाँ भाई वो डेथ सेंटेंस के लिए नहीं है, तो और उसको डेथ सेंटेंस हो जाए, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, फ्लेक्सिबल इन द डिसीजन हेल्प इन इंश्योरिंग मिसकैरेज ऑफ द जस्टिस, तो इसकी वजह से जस्टिस का मिसकैरेज ना हो जाए, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड रहे, इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारा कम्यूटेशन है उसके ऊपर हमारा टाइम फ्रेम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये उसके टाइम फ्रेम नहीं लगना चाहिए उसके फेवर में बोला गया। तो समझ में आ गया क्यों बोला गया कि पहला तो पार्ट यही है कि हाँ मिस कैरेज ऑफ जस्टिस ना हो। दूसरा, न्यू आर्ग्यूमेंट एंड न्यू एविडेंस फॉर ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर द री एग्जामिनेशन। तीसरा, कि ये कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की जो पावर है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करनी यानी कि इरोड करने की बात करता है। दूसरा, जो विक्टिम है उसके ऊपर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो 4 पॉइंट हमारे हो गए। 10 मार्क्स का आया होगा, इनफ है 4-5 तो 10 पॉइंट तो इसमें ईजिली बन गए। नाउ जो सेकेंड पार्ट है वो है हमारा किसके ऊपर? पावर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि हाँ कि प्रेसिडेंट की जो पावर है वो एवं ही है, ठीक है, कि मतलब अगर मतलब क्वेश्चन का जो सार है वो अगर ऐसे बोला गया कि हाँ जो प्रेसिडेंट की पावर है इतने कुछ खास है नहीं, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट लिखोगे आप, ठीक है, कि जो प्रेसिडेंट की पावर है वो कुछ नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है, बस वो नाम मात्र ही है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, उसको बोल दिया क्रिटिकली एग्जामिन। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आया कि जो प्रेसिडेंट की जो पावर है वो कुछ खास ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर दो क्रिटिकली। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ये वाला स्टेटमेंट को क्या प्रूफ करना है कि हाँ प्रेसिडेंट के पास कुछ खास ऐसी पावर है नहीं कि वो एज अ कि उसका जो रोल है वो बहुत मिनिमम है, तो वो पॉइंट दिखा देंगे, ठीक है, और उसके कुछ सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला उसके कुछ पॉइंट्स बता देंगे, ठीक है, बेसिकली नेगेटिव वाले पॉइंट्स, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि मैं पॉजिटिव और नेगेटिव में तोड़ता हूँ चीज़ों को, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्रेसिडेंट के नेगेटिव वाले पार्ट के लिए वो बोल रहे हैं, बट उसने बोल दिया क्रिटिकली, या फिर उसने बोल दिया डज, ठीक है, या डू यू थिंक, ऐसा करके बोल दिया, तो ऑब्वियस बात है इसका आपको सेकंड व्यू भी दिखाना पड़ेगा, तो इसका जो सेकंड व्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, या बोल दिया आपको एग्जामिन एग्जामिन करो, तो इसको आपको पॉजिटिव व्यू भी करवाना पड़ेगा। जब पॉजिटिव व्यू बताएंगे तो आपको इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताने पड़ेंगे, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट की पावर है बस वो दिखाने के लिए है, उसके पास कुछ एक्चुअल में भी पावर है, तो उसके आपको एग्जाम्पल लिख देना है, ठीक है, वो केवल सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह काम नहीं करता है, उसके पास एक्चुअल में कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स वो भी रखता है, राइट, कि जो उसकी पोजीशन है वो केवल सिर्फ सेरिमोनियल नहीं है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और उसका कहीं ना कहीं रिलेवेंस भी है। समझ में आ गया? अगर कोई क्वेश्चन ऐसा करके आए तो आपको क्या करना है? आपको करना है, तो अब देखो ये वाला पढ़ो कि आर्टिकल 53 क्या बोलता है। ये नेगेटिव वाले में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये है पॉजिटिव वाला। आर्टिकल 53 बोलता है, हमको पता है ये आर्टिकल 53 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट क्या है? हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी हिज ओन और
थ्रू द हेल्प ऑफ एनी सबॉर्डिनेट ऑफिसर, कि जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड रहेगा और वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या तो खुद निभा सकता है या फिर अपने सबॉर्डिनेट की हेल्प से उसको डिस्चार्ज कर सकता है। ठीक है। दूसरा, आर्टिकल 74 में क्या बोलता है? आर्टिकल 74 बोलता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम, कि एक काउंसिल मिनिस्टर होगी जिसको हेड करने वाला कौन होगा? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसको हेड करने वाला होगा कौन? पीएम होगा। ठीक है। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर क्या कौन करेगा काम? हमारा प्रेसिडेंट भाई साहब करेंगे। ठीक है, ये चीज़ बोली गई है। अब इसी को वैलिडेशन देते हुए काफ़ी सारे हमारे केसेस आए, जैसे हमारा राम जवैया केस के अंदर क्या बोला गया कि जो प्रेसिडेंट है वो एक सिमिलर है टाइप ऑफ मोनार्क इन द ब्रिटिश, बट देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन इज रिलेटेड टू इट्स एग्जीक्यूटिव, ही शी वर्कड ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि जो प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो ब्रिटिश के मोनार्क की तरह है, बट उसका जो एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी है या जो भी है वो किसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर वो काम करता है। दूसरा, यूएन रॉय और इंदिरा गांधी केस के अंदर क्या बोला गया? यूएन रॉय और इंदिरा गांधी केस के अंदर बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके द्वारा हेड की जाती है? पीएम के द्वारा हेड की जाती है, बट रियलिटी वर्क इज डन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट इन द पोजिशन ऑफ द एडवाइस, यानी कि जो रियलिटी में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो क्या बोलते हैं एडवाइस करेगा वही प्रेसिडेंट का बुक करेगा, वही सिग्नेचर करेगा। अगर प्रेसिडेंट ने बोला कि हाँ, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला कि ये चीज़ होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा, तभी वो चीज़ पारित होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लग सकते हो, चाहे आप कम्यूटेशन का भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा आर्टिकल 72 के अंदर कम्यूटेशन पढ़ा, आप उसका एग्जाम्पल लग सकते हो। ठीक है। इंडियन प्रेसिडेंट ये चीज़ भी बोली इसी केस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो एक तरह से स्पाइनलेस पर्सन है। स्पाइन पता है? स्पाइनलेस पर्सन है, उसके रीढ़ की हड्डी नहीं है, उसको खड़ा होने के लिए भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ज़रूरत है। ठीक है। और क्या बोला 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर क्या था? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस जो होगी प्रेसिडेंट के ऊपर क्या होगी? वो बाइंडिंग होगी, ये बोला गया। और क्या पांचवा 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर क्या बोला गया? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये बोला गया कि जो एडवाइस होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम उसको बैक कर सकता है कौन? प्रेसिडेंट। बट जब सेकंड टाइम, अगर मान लो एक बिल है, ये बिल है और ये है प्रेसिडेंट, इस बिल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास लेके आया पहली बार, तो प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई नहीं, इस बिल के अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं आपको सही करके लानी है, तो इसमें क्या किया उसने? वापस भेज दिया कि जाओ इसको सही करके लाओ। ठीक है। तो वो लेके चले जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट अगर सेकंड टाइम पर चाहे उसने उसके अंदर कुछ एडिट किए हों, उस बिल के अंदर कुछ एडिट किए हों ना किए हों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, वो सेम उठा के दोबारा प्रेसिडेंट के पास लेके चले जाए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर प्रेसिडेंट के बाइंडिंग होगा कि उसके ऊपर साइन करना ही पड़ेगा उसको। किसके ऊपर? बिल के ऊपर। समझ में आ गया? फिर आता हमारा कुछ वीटो पावर है। तो ये तो हमको साफ शो नहीं कर रहा कि कहीं ना कहीं ये जो प्रेसिडेंट है वो रबर स्टैम्प की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कि हाँ बस हमको आपका ठप्पा चाहिए, सब कुछ पीछे से करने वाला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही है। ठीक है। तो ये वाला पार्ट आ गया। दूसरा क्या है? वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या है वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? हमको पता है 3 पावर होती हैं, एब्सोल्यूट पावर, सस्पेंसिव पावर और पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट पावर जो कि किसी भी बिल को क्या कर दे? रिजेक्ट कर दे। मगर हाँ, इस वाली सिचुएशन के अंदर जो प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा वो क्या होगा? फाइनल होगा। बट हाँ, ये भी सच है कि प्रेसिडेंट इसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। अगर वो इसको यूज़ करेगा तो वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन माना जाएगा और सिंपल सी बात है उसको उसको इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। ये भी सच्चाई है एक। दूसरा आता है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? जहां पर वो क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है किसी भी बिल को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, और जब तक वो सस्पेंशन हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं कंसल्ट कर सकता है किसी भी एक्सपर्ट से उस रिलेटेड टू बिल से, रिलेटेड टू द बिल। पॉकेट वीटो पता ही है कि हाँ, पॉकेट में डाल लिया और भूल गए। ठीक है। तो वही चीज़ है जो पॉकेट वीटो है कि प्रेसिडेंट ने एक बार पॉकेट में रख लिया, यानी कि बिल रख लिया और वो भूल गए, कि भूल गए इन द सेंस कि उनको साइन नहीं करना उसके ऊपर, तो वो अनलिमिटेड टाइम तक उनके पास ही रहेगा, कोई भी टाइम फ्रेम यहाँ पर नहीं दिया गया। ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। तो सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो कैन बी यूज इन मनी बिल बट यूज इन द कैन नॉट बी यूज इन द मनी बिल बट यूज इन द ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 एंड फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 2।
ठीक है। जो सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो है, हम इसको मनी बिल के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, बस ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल और फाइनेंशियल कैटेगरी बिल 2 के अंदर ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया? आपने प्रीलिम्स में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। दूसरी चीज़ अब आ जाते हैं हम पॉजिटिव वाला पॉइंट। जब हम पॉजिटिव वाला पॉइंट इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम डिस्क्रिशनरी कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट कौन कौन सी होती है, कि या फिर बोल दे कि प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ रबर स्टैम्प। यहाँ पर तो बोल रहा कि इसको हमने प्रूफ किया कि प्रेसिडेंट इज़ अ रबर स्टैम्प। ठीक है, यहाँ तो हमने प्रूफ किया है कि प्रेसिडेंट रबर स्टैम्प की तरह है। दूसरी चीज़, इसी का ही दूसरा पार्ट हम बोलें कि प्रेसिडेंट रबर स्टैम्प नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाला पार्ट हो गया। कि जैसे किसमें नहीं है, कि वो अपॉइंट करता है पीएम को आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के अंदर। एग्जाम्पल के अंदर क्या है, जैसे हमारा कि 1996 के अंदर एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी जहाँ पर प्रेसिडेंट शंकर दयाल इनवाइट अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बीजेपी के लीडर थे, और जो गवर्नमेंट बनी थी कोलिशन की गवर्नमेंट बनी थी। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो प्रेसिडेंट ने पीएम को क्या किया था, अपॉइंट किया था। कि जब बीजेपी मेजॉरिटी लैक कर रही थी और प्रेसिडेंट जो थे हमारे शंकर दयाल थे, तो उन्होंने क्या किया था, कोएलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। और कोएलिशन गवर्नमेंट जब बनती है तो आपको एक प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट करना पड़ता है, और अगर एक आपने सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर प्राइम मिनिस्टर को सेलेक्ट नहीं किया तो जो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी को भी उठाएगा और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना देगा। राइट। दूसरा हो जाता है हमारा, मतलब अगर उन्होंने चुना नहीं कि कोएलिशन गवर्नमेंट यानी कि दो की मिलकर गवर्नमेंट बन गई, उनमें से किसको प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, उनमें से किसी भी एक को चुनकर प्राइम मिनिस्टर बना देगा। ये उसकी पावर है। डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 75 क्लॉज 2 के अंदर बोला गया है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है। कब क्या था एग्जांपल, जब प्रेसिडेंट नीलिमा सिंह रेड्डी के टाइम पर चौधरी चरण सिंह की जो गवर्नमेंट थी वो कहीं ना कहीं डिसमिस की गई थी एग्जाम्पल के रूप में। और क्या हमारा डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, आर्टिकल 85 क्लॉज बी, 85 क्लॉज 2 क्लॉज बी, जिसके अंदर चंद्रशेखर ने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था। अभी चंद्रशेखर जी कौन है, चंद्रशेखर जी हमारे 8वें प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1991 के अंदर लगभग केवल 4 महीने के अंदर ही इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि इनके ऊपर कहीं ना कहीं राजीव गांधी के ऊपर स्पाई करने के आरोप लगाए गए थे, इसलिए उनकी जो लोकसभा है वो कहीं ना कहीं डिजॉल्व हो गई थी। तो ये भी है। दूसरा आता है हमारा डिसीजन ऑन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, 75 क्लॉज 3 के अंदर बोला गया कि प्रूव मेजॉरिटी ड्यूरिंग द अटल बिहारी वाजपेयी। हमको ये सभी को पता है कि मेजॉरिटी दिखानी पड़ी थी अटल बिहारी वाजपेयी को नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान। फिर आता हमारा इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट रूल लगता है, ये तो बाबरी मस्जिद के 1992 फेडरल बैलेंस को शो करता है। फिर आता हमारा सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो जो कि रेयर डिस्क्रिशनरी है, रेयर डिस्क्रिशन है कि बहुत कम ही लगाया जा सकता है। जो जिला सिंह यूज पॉकेट वीटो इन पोस्ट ऑफिस बिल, यानी कि प्रेसिडेंट जो जैल सिंह है उन्होंने पॉकेट वीटो यूज़ की थी किस पर, पोस्ट ऑफिस बिल के ऊपर। रिटर्निंग बिल फॉर रिकन्सिडरेशन कि एक बार जो है कहीं ना कहीं बिल रिकन्सिडरेशन तो कर ही सकते हैं, जो कि हमारे APJ अब्दुल कलाम ने करी थी प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल, पार्लियामेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल से कोई बिल रिलेटेड होगा तो उससे रिलेटेड है ये। तो ये सारे कहीं ना कहीं हमारे साथ लिखी हैं, तो आप इजीली 5-6 याद कर लो यहाँ पे, या 7 याद कर लो, काम आ जाएगा। ऐसा तो बहुत सारी तो हम इसके अंदर प्रीलिम्स में ही पढ़ते हैं, बस आपको थोड़े एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। कॉन्क्लूजन क्या है, कॉन्क्लूजन यही है कि अगर प्रेसिडेंट का इंपॉर्टेंस पूछ लिया कि प्रेसिडेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो जैसे हमारा कॉन्क्लूजन में ये है कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी उन्होंने लगाई, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरह से हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को दर्शाता है, और वाइल मेंटेनिंग क्या फेडरल बैलेंस, ठीक है, फेडरल बैलेंस को रखते हुए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना। और हमारा मर्सी पिटिशन शोज द ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को शो करता है। और हमारा टाइमली मर्सी लिमिट ऑन रीजनेबल टाइम फ्रेम एंश्योर स्पीडी जस्टिस वाइल प्रोटेक्टिंग ह्यूमन डिग्निटी, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था मैंने। और हमारा प्रेसिडेंट एज ए सिंबल ऑफ नेशन रिप्रेजेंट यूनिटी इंटीग्रिटी सोवरेनिटी एंड रिपब्लिक, ठीक है। तो अब आता है हमारा प्रेसिडेंट एज अ रबर स्टैम्प बाउंड बाय एड ऑफ एडवाइस नॉमिनल हेड रीड है। तो जो प्रेसिडेंट क्या है, रबर स्टैम्प है हमारा, इससे पता चल गया। दूसरा, प्रेसिडेंट रबर स्टैम्प नहीं है, इससे पता चल गया। हाँ, प्रेसिडेंट की कुछ इंपॉर्टेंस भी है, इससे पता चल गया।
क्या है, कंक्लूजन क्या है? प्रेसिडेंट इज नॉट अ रबर स्टैम्प बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन exercising real authority during crisis and help in maintaining democratic balance, help in ensuring democratic balance। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो समझ में आ गया होगा कि ये वाला क्वेश्चन भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 क्वेश्चन करवाए मैंने प्रेसिडेंट के ऊपर, मुझे लगता है इतना इनफ है। और कोई भी और क्वेश्चन करना है आप वो अपनी तरफ से कर सकते हो, राइट। चलिए, नाउ क्वेश्चन आ जाता है हमारा लोकल सेल्फ गवर्नेंस के ऊपर। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस के ऊपर पहला क्वेश्चन है कि द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट हैज़ हैड अ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द पेट्रियार्की। कि वुमेन को रिजर्वेशन देने के बाद भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो हमारे जो पेट्रियार्की के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं अभी भी लिमिटेड ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। करेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, पेट्रियार्कल ऑफ द करेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जो वुमेन का रोल है रिजर्वेशन देने के बाद भी वो लिमिटेड है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला तो पार्ट हम ऐसे कर देंगे कि रिजर्वेशन देने के बाद भी वुमेन का लिमिटेड रोल क्यों है, पहली बात ये लिख देंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट ये लिखेंगे कि हाँ लिमिटेड पार्ट तो है, मगर हाँ कुछ कुछ पॉजिटिव स्टेप्स भी लिए गए हैं, कुछ कुछ पॉजिटिव स्टेप्स भी लिए गए हैं। तीसरा पार्ट ये लिखेंगे कि कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं ताकि और बेहतर किया जा सके, ठीक है। 3 पार्ट में हम इसको करेंगे। अगर इसका कोई भी पार्ट मिस करेंगे तो हम क्वेश्चन को प्रॉपर एड्रेस तरीके से एड्रेस नहीं कर रहे हैं। और क्वेश्चन कितने का हाँ 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इस सिचुएशन के अंदर सिर्फ आप यही लिख दोगे कि हाँ वुमेन इन द इंस्टीट्यूशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज़ लिमिटेड इम्पैक्ट, मतलब उसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ लिमिटेड वाला पार्ट लिख दोगे तो काम नहीं चलेगा। तो उसके अंदर आपको सेकंड पार्ट भी दिखाना पड़ेगा कि हाँ उसका पॉजिटिव क्या है, तो मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, यानी कि सिर्फ लिमिटेड ही पार्ट इम्पैक्ट किया है, नहीं कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट भी किया है। और दूसरा पार्ट भी क्या है कि कुछ नीड टू वर्क, कुछ और वर्क करने की भी ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा क्या कि क्वेश्चन में ही बोला गया लिमिटेड पार्ट, तो वर्ड लिमिटेड इम्पैक्ट, सॉरी लिमिटेड पार्ट नहीं लिमिटेड इम्पैक्ट, तो वर्ड लिमिटेड इम्पैक्ट में ही कहीं ना कहीं 2 पॉइंट्स शो कर रहा है कि लिमिटेड इम्पैक्ट कैसे है। यानी कि लिमिटेड यानी कुछ तो पॉइंट ऐसा होगा ना कि हाँ कुछ पॉजिटिव भी हुआ होगा तभी तो लिमिटेड आया ना, नहीं तो पूरा डिनाइल ही कर देता, ठीक। तो चलिए पहला है। हाँ दूसरी चीज़ ये है कि हम अब देखो इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस होता है क्या, इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस होता है कि MP MLA काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेयर प्रेसिडेंट PM पॉलिटिकल पार्टी वोटर्स, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस की हमारा रिजर्वेशन देने के बाद भी यहाँ पर जो रोल है वुमेन का वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो इसको हम नहीं है ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर, लोकल लेवल पर, ठीक है, और हमारा नेशनल लेवल पर कि पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पर, ठीक है। एक पार्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट में जितने भी पॉइंट आएंगे। दूसरा पार्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा सोसाइटी के लेवल पर, इकोनॉमिक के लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, ऐसे भी एड्रेस कर सकते हैं, ठीक। ऐसा हेडिंग डिवाइड कर लेंगे। तो चलो आर्टिकल से शुरू करते हैं। आर्टिकल के अंदर हमें पता है कि इंट्रोडक्शन को आर्टिकल से शुरू करना है। तो पहले क्या है, आर्टिकल 243 के अंदर बोला गया है जो कि पार्ट 9 के अंदर है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ रिजर्वेशन टू द वुमेन एट लोकल स्टेट गवर्नमेंट एंड दिस लेटर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द वुमेन ऑक्यूपाइंग सीट इन द लोकल बॉडीज, जिसकी वजह से जो वुमेन की सीट्स हैं लोकल बॉडीज के अंदर वो बढ़ गई हैं। हाउएवर इट कुड चेंज द पॉलिटिकल कल्चर बिकॉज ऑफ इनग्रेन्ड पेट्रियार्कल नॉर्म्स एंड एटीट्यूड, मगर ये ज़्यादातर चेंज नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल नेचर एंड एटीट्यूड, ठीक है। किसी पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जो पेट्रियार्कल एटीट्यूड है या लोगों का पेट्रियार्कल एटीट्यूड है उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर देखने को नहीं मिला। तो प्रोविजन देख लेते हैं। प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द लोकल बॉडीज, यानी 73 अमेंडमेंट के अंदर 33% रिजर्वेशन हम सभी को पता है, और कुछ स्टेट के अंदर 50% भी रिजर्वेशन दिया गया। अब जाता है हमारा रिजर्वेशन इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज़ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन पेट्रियार्कल करेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस। कैसे है, जैसे कि हमारा पुअर रिप्रेजेंटेशन है एट हायर लेवल पर, जैसे केवल 12% MP हैं
रिसेंट लोकसभा इलेक्शन के अंदर शोज लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द रिजर्वेशन, जहाँ पर देखा गया कि जो रिजर्वेशन का जो इम्पैक्ट है बहुत लिमिटेड है। मेल डोमिनेंस ज़्यादा देखने को मिला पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। और क्या है हमारा, जो वुमेन है वो कहीं ना कहीं एक तरह से रबर स्टैम्प की तरह काम करती हैं, क्योंकि जो बात आ जाती है यहाँ पर प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन की, यानी कि एक्चुअल में लड़ रही होती है सरपंच के लिए वुमेन, बट बन के बैठ जाते हैं सरपंच पति। पंचायत आपने जो सीरीज चल रही है वो आपने देखी होगी। डिसीजन मेकिंग लाइज इन द हस्बैंड ऑफ अदर मेल रिलेटिव्स, सिंपल सी बात है, जो डिसीजन होता है वो मेल ही सारे डिसीजंस लेता है। दूसरा क्या हमारा, लेस वुमेन वोटर्स शोज द लेस पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। जो वुमेन के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कम देखने को मिलता है, चाहिए जहाँ पर जिसकी वजह से जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है। और क्या हमारा सोसाइटल एटीट्यूड, कि सोसाइटल एटीट्यूड ये है कि टूवर्ड जेंडर रोल्स, कि हाँ भाई वुमेन क्या ही प्रधान बनेगी, क्या ही वो काम करेगी, क्या ही वो चीज़ देखेगी। ठीक है, तो एक तरह से पैट्रियार्कल नेचर जो है हमारा समाज का वो भी एक कहीं ना कहीं हिंडर करता है। दूसरा क्या हमारा, स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस, जैसे अनसपोर्टिव इन्वायरमेंट फॉर द वुमेन लीडरशिप। जो वुमेन लीडरशिप के लिए जो अनसपोर्टिव इन्वायरमेंट है वो भी एक इंपॉर्टेंट बैरियर है। दूसरी चीज़ है हमारा डबल बर्डन। डबल बर्डन जहाँ पर मैंने लिखा था ना कि इंडिविजुअल के अंदर आप ये सारे लिख सकते हो कि एक तो हमारा सोशल एंड कल्चर बैरियर्स, ग्लास सीलिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल। ठीक है, तो ये सारे इंडिविजुअल हैं। दूसरा दूसरा था हमारा मेल डोमिनेंस। ठीक है, मेल डोमिनेंस है कि मेल की डोमिनेंस की वजह से कहीं ना कहीं जो वुमेन है वो कहीं उभर नहीं पाती हैं। ठीक है, लोकल के अंदर जब बात करेंगे तो हम सरपंच पति वाला लिख देंगे। नेशनल की पॉलिटिकल पार्टी की जब बात करेंगे है तो हम लिखेंगे कि हाँ जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो वुमेन का जो हेड है पॉलिटिकल पार्टी के, वो उनमें से कोई भी एक में भी वुमेन नहीं है। चौथा हम नेशनल लेवल पे देखेंगे तो कि जो एमपी हैं और एमएलए हैं जो वुमेन है उनका जो परसेंटेज दर है बहुत कम है। ठीक है, तो हम ऐसे ऐसे करके डिवाइड करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर लगेगा। यानी इससे बेहतर कि हम ऐसे रैंडम कोई भी पॉइंट उठा रहे हैं, तो उसमें देखने में भी आपको याद करने में ईजी रहेगा, और जो एग्जामिनर होगा उनको भी पढ़ने में थोड़ा ईजी रहेगा कि हाँ इसने एक इंडिविजुअल लेवल पर बताया, फिर मेल डोमिनेंस बताया, फिर नेशनल लेवल पर बताया, फिर लोकल लेवल पर बताया। तो उसको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आपके भी जनरेट हो जाएंगे और सामने वाले को भी अच्छे से बेहतर समझ में आएगा। दूसरा रहता है मेल प्रेजुडिस अमंग द काउंसलर एंड ऑफिशियल। ठीक है, कि जो काउंसिल के अंदर और एज एन ऑफिशियल जो है हमारा उनका कहीं ना कहीं मेल डोमिनेंस देखने को मिलता है हर जगह। और क्या हमारा मेल डोमिनेंस, जैसे कि हमारा कि नॉट मेल डोमिनेंस की वजह से जो वुमेन है कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर के अंदर ग्रो नहीं कर पाती है। और क्या हमारा उसी की वजह से जो मेल डोमिनेंस की वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही है। लेस इंक्लूसिविटी क्रिएट करता है और डाइवर्स डिसीजन इम्पैक्टेड होते हैं। कुछ इकोनॉमिक भी लिख सकते हैं हम, जैसे लैक ऑफ इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिजर्व्स और रिसोर्स कंट्रोलिंग मेल, जो मेल होता है वो रिसोर्स को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, इकोनॉमिक बैरियर की तरह काम करता है, वुमेन को उनको अपने मतलब खर्चा वर्चा जो भी है वो मेल के ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो आप छोटे मोटे ऐसे लिख सकते हो, बहुत सारे पॉइंट मैंने यहाँ लिखवा दिए हैं। ठीक है, 10-11 पॉइंट तो मैंने यहीं पर इसके लिखवा दिए, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब 20 पॉइंट लिखवा दिए, इनमें से कोई भी छांट के आप 15 पॉइंट ले सकते हो। हाउएवर कुछ ग्रेजुअल शिफ्ट भी देखने को मिला है हमारा नॉर्म्स एंड करेक्टर ऑफ द लास्ट 3 डिकेड। कुछ लास्ट 3 डिकेड के अंदर कहीं ना कहीं थोड़े पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिले हैं वुमेन रिप्रेजेंटेशन के अंदर, जैसे कि हमारा कंसिडरेबल डेवलपमेंट वर्क ऑन ग्राउंड, जैसे वुमेन सरपंच हैं उन्होंने काम किया है। धानी मियान खान ग्राम पंचायत के जो सरपंच हैं उन्होंने क्या किया, हमारा ट्रेनिंग सेंटर बिल्ड किया फॉर वुमेन के लिए टू एंश्योर एवरी स्टूडेंट वेंट टू स्कूल, ताकि हर स्टूडेंट क्या है स्कूल में जाए। तो एक छोटा सा केस स्टडी की तरह लिख लो इसको। मोर देन 1 मिलियन वुमेन इलेक्टेड एट द विलेज ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा भी जो वो इलेक्ट होती हैं फॉर द विलेज ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब उनकी खुद की एक वॉइस है, वो अब मेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा, एम्पावरिंग अदर वुमेन इन रोल मॉडलिंग, दूसरी वुमेन को भी एम्पावर कर रही हैं। विजिबिलिटी, गिविंग विजिबिलिटी टू द अदर वुमेन टू टेक पार्ट इन द हैविंग पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कहानी की वजह से कि हाँ एक वुमेन सरपंच बनी, जब सरपंच बनी तो उसने बढ़िया से स्कूल खुलवाए सभी स्टूडेंट के लिए। अब लोगों ने उसको देखा तो लोग यानी कि वो एक दूसरे से इंस्पायर भी हुए और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो एम्पावर भी हुई, एक रोल मॉडल की तरह काम भी किया। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत आप याद कर सकते हो।
accessibility, it may increase the accessibility to the other women more easily, which further help in women empowerment। यानी कि उन्होंने accessibility को बढ़ाया और ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट को और बढ़ाने की बात हुई, मतलब वो चीज़ इम्प्रूव हुई और ज़्यादा। देर इज़ अ नीड ऑफ मोर वर्क, क्या करना चाहिए, जैसे कि हमारा हाई लेवल पर हमारा जो पार्टिसिपेशन है वुमेन का होना चाहिए, ताकि हमारा इंक्लूसिविटी जो हो हमारा डिसीजन के अंदर वो बढ़ सके। जैसे कि और हमारा फिर आता है ब्रेकिंग द पेट्रियार्की एंड स्टीरियोटाइप बाय द कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन। कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन करो ताकि जो पेट्रियार्की और स्टीरियोटाइप लोगों के दिमाग में घुसा पड़ा है वो उसको निकाला जाए। प्रोवाइड रिजर्वेशन द वेरियस फील्ड्स फॉर देयर एम्पावरमेंट इंक्लूडिंग जुडिशरी के अंदर भी कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट की ज़रूरत है वुमेन के। स्टैंडिंग द वुमेन लेड ग्रुप, क्योंकि हमने खुद देखा है कि जो जुडिशरी के अंदर भी जो वुमेन का रोल है बहुत कम है देखने को मिला है। पॉलिटिकल पार्टीज शुड इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन को करना चाहिए, जैसे नारी शक्ति वंदना। तो ये सारी चीज़ें हम थोड़ी बहुत करनी चाहिए। और कंक्लूजन के अंदर हमने ये करंट से ले लिया था कि 2000 शायद 24 की न्यूज़ के अंदर कि 33% रिजर्वेशन लाया गया है लोकसभा इलेक्शन के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतर एक स्टेप रहा है हमारे गवर्नमेंट का। ओनली बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नीड इंक्लूसिव डेवलपमेंट वुमेन और इंस्टीट्यूशन, जिसकी कहीं ना कहीं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की और बढ़ता हुआ हमारा भारत दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, 33% रिजर्वेशन हमने यहाँ पर दे दिया और आर्टिकल ऊपर से मतलब आर्टिकल हमने इंटरव्यू यूज़ कर लिया। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर में, और इस लोकल सेल्फ गवर्नेंस को हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके क्योंकि एक दो क्वेश्चन नहीं है, इसके काफ़ी क्वेश्चन हैं और आज वो कंप्लीट होगा नहीं, तो फिर हम इसको कल पूरा अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या और इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। वैल्यू एडिशन जो है आप ये भी कम लग रहा है तो आप एडिशन और कर सकते हो, मुझे नहीं लगता ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा चीज़, हाँ इसकी ज़रूरत पड़ सकती है कि हाँ आप कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम बना सकते हो या कुछ और चीज़ कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। मैंने आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दे दिए हैं। बचा जैसे डायग्राम, मुझे नहीं लगता कि डायग्राम हर चीज़ में डालने की ज़रूरत है, ज़बरदस्ती घुसाने की ज़रूरत है। आपके पॉइंट अच्छे होने चाहिए, आपका पॉइंट जनरेशन अच्छा होना चाहिए। इट ऑल इनफ फॉर एन एग्जामिनर टू गिव यू गुड मार्क्स। राइट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।